नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कांसल इग्नो के अध्ययन केंद्र 228 बाण निर्माण कैंपस सुनाम में आप सबका एक बार फिर से भव्य स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह शुभकामना करता हूं कि आप इस जो महामारी का युग है, इस संकट काल के समय में आप सुरक्षित रहें, आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम लोग जो कोविड-19 के लिए प्रोटोकॉल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, हम उसकी सख्ती से पालना करें। तो दोस्तों, हम लोगों ने EPS 9 जो कि जिसका कोर्स को टाइटल है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार व राजनीति के अधीन काउंसलिंग सेशन शुरू किए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इकाई है, यूनिट है, वह है 22 और ब्लॉक है 6 और इकाई का टाइटल है इलेक्शन प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया। तो चुनाव, पहले हम इलेक्शन को समझते हैं। तो आज का युग लोकतंत्र का युग है। सरकार का चाहे रूप कोई भी हो, चाहे वह संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। देखिए, पहले मैं आपको दोनों के बारे में बता दूं कि सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है विधानपालिका, दूसरा ऑर्गन होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। जो विधानपालिका और कार्यपालिका, विधानपालिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, ठीक है, और न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। तो विधानपालिका और कार्यपालिका में किस प्रकार का संबंध है? अगर दोनों में निकटतम संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, नजदीक का संबंध है, तो वहां पर संसदीय शासन प्रणाली होती है। इसको मैं आगे उदाहरण से समझाऊंगा। अगर विधानपालिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध नहीं होता, तो वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो उदाहरण है वह है भारत और इंग्लैंड, यूके। जबकि हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की अगर हम उदाहरण की बात करें तो सर्वोत्तम उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो, जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद होती है, जिसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि वे विधानपालिका के सदस्य हों, उदाहरण के लिए संसद के सदस्य हों। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सहित उसके जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों। और अगर उनकी जो नियुक्ति की जाती है, अगर वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो उन्हें भारतीय संविधान की जो प्रोविजन है उसमें यह व्यवस्था है कि उन्हें अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है ना, यह व्यवस्था रहती है। तो कार्यपालिका के सभी सदस्य पहले किसके सदस्य हुए? विधानसभा के, विधानमंडल के हुए, संसद के सदस्य हुए। तो दोनों में क्या हुआ? एक नजदीकी जो निकटतम संबंध रहा। और जो अपनी जो सारे मंत्रिपरिषद होती है प्रधानमंत्री सहित, वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। जो संसद का निम्न सदन होता है, जैसे कि भारत में लोकसभा, यूके में हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें, ठीक है, तो वहां पर जो निम्न सदन जो लोगों की, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है, जैसे कि हम US की बात करें, वहां की जो कार्यपालिका है वह कौन है? राष्ट्रपति। जबकि वहां की जो विधानपालिका है, केंद्रीय विधानपालिका है, उसका नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस के 2 सदन रहते हैं। एक को हम बोलते हैं अपर हाउस, जो होता है उसे सीनेट बोलते हैं, जिसमें अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं। तो प्रत्येक स्टेट 2 सदस्य भेजती है, टोटल 100 सदस्य सीनेट में हैं। जबकि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सदन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये जो संसद
राष्ट्रपति संसद की बैठकों में भाग नहीं लेता सामान्यतः, ठीक है, और ना ही उसके प्रति जवाबदेह है, दोनों में पृथकीकरण है, सेपरेशन है साधारणतः। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार बोलते हैं। तो ये कॉमन सा मैंने जो मोटा मोटा उनकी डिस्टिंक्शन का मैंने बात की है ना। उसी प्रकार से एक टर्म है गणराज्य और राजतंत्र। तो अक्सर जो लोग होते हैं वो गणराज्य को लोकतंत्र के समान ही मानते हैं। देखो, लोकतंत्र एक विधि है जिसके द्वारा सरकार का चयन होता है, और गणतंत्र और राजतंत्र सरकार के प्रकार हैं। देखो, जो प्राचीन समय था तब राजतंत्र होता था, राजे का शासन होता था, और वह क्या होता था, हेरिडिटरी होता था, जद्दी होता था, पैतृक होता था। राजे का बेटा आगे राजा बनता था, युवराज घोषित होता फिर राजा बनता था। और जब राजे के पास निर्कुंश शक्ति होती थी उसे निर्कुंश राजतंत्र बोलते थे। जब उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था, उसके पास ही न्याय करने की शक्ति होती, वही कानूनों को लागू करता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम निर्कुंश राजतंत्र बोलते थे। लेकिन समय बीता, जैसे कि इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुई, उसके माध्यम से राजतंत्र की जो है शक्तियां सीमित कर दी गई, ठीक है, उसे हम सीमित राजतंत्र बोलते हैं। और वो शक्तियां कहाँ चली गई, संसद के पास, जनता के प्रतिनिधियों के पास चली गई। तो परंतु जो गणराज्य होता है उसमें जो देश का मुखिया होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, वो हेरिडिटरी जद्दी ना होकर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, और उसकी शक्तियों का स्रोत देश का संविधान होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें अमेरिका की, तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रधानात्मक शासन प्रणाली है। तो वो जनता द्वारा एक पहले इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है, एक चुनाव मंडल चुना जाता है, और उसके बाद वो जो चुनाव मंडल होता है वो राष्ट्रपति को चुनता है। यह है एक फॉर्मेलिटी रहता है। तो परंतु जैसे भारत में हम बात करें कि भारत एक गणराज्य है, तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसका चुनाव भी एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, जिसे हम एक चुनाव मंडल बोलते हैं। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, संसद के जो दोनों हाउसेज हैं, दोनों सदन है, उसमें चुने हुए उनके जो कुल सदस्य होते हैं, चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉट द नॉमिनेटेड मेंबर। कीप इट इन माइंड कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, संसद के दोनों सदनों के। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। और वहीं जो राज्य विधानमंडल हैं, संघीय शासक जो शासित राज्य हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी, वहाँ पर यूटी में विधानमंडल हैं। तो राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, चुने हुए सदस्य भाग लेते। तो इनसे सारे मिलकर क्या होता है, चुनाव करते हैं ये लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो गणराज्य होता है वहाँ पर जो स्टेट का हेड होता है, जैसे भारत में हमारे राष्ट्रपति हमारे हेड हैं स्टेट के, और जो सरकार के हेड हैं वो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण दो हेड हो गए यहाँ पर, एक नॉमिनल एक रियल। तो नॉमिनल कौन हो गए, भारत के राष्ट्रपति, और रियल हेड गवर्नमेंट के हेड कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत में गणतंत्र होने के कारण जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 साल के लिए है, वह हेरिडिटरी नहीं है, और वो संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का पालन करते हैं। तो यह था गणराज्य, जहाँ देश का हेड जो है, शासक जो मुखिया है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वह हेरिडिटरी जद्दी ना होकर, पैतृक ना होकर एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, और उसकी शक्तियों का स्रोत कौन होता है, संविधान होता है, उसे हम गणराज्य बोलते हैं। तो मैंने ये मोटी मोटी आपको चुनाव प्रक्रिया का टॉपिक शुरू कराने से पहले कुछ जो सरकार के रूप है मैंने वो बताए, है ना। तो आज का युग क्या है, लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र हम किसको बोलते हैं, जिसमें सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित हो। तो लोकतंत्री देश में जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, और किसी एक संस्था द्वारा यह जो स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था उसके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया का टोटल सुपरविजन करवाई जानी चाहिए और टोटल प्रोसेस करवाया जाना चाहिए। जैसे कि भारत में चुनाव कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है, और भारत में जो अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव जो है चुनाव कमीशन द्वारा करवाए जाते हैं, केंद्रीय चुनाव कमीशन द्वारा। और स्थानिक स्तर के भी चुनाव होते हैं, वो राज्य चुनाव कमीशन की निगरानी में ऐसे होते हैं। तो दोस्तों,
तो जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनता अपने मतों का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये चुने हुए व्यक्ति विधायिका में जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बात की कि अप्रत्यक्ष रूप में अगर हम बात करें तो देश का मुखिया हो सकता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो विधायिका संसद भी हो सकती है और स्थानीय निकाय भी हो सकते हैं। देखिए भारत में जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से गांव में पंचायती राज व्यवस्था की गई है, जिसमें 3 टियर जो है पंचायती राज व्यवस्था है। उसी प्रकार से जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहाँ स्थानिक सरकारों की व्यवस्था की गई है। जैसे छोटे शहर हैं जो जिन्हें हम बोल सकते हैं सिटीज इन ट्रांजिशन, तो वहाँ पर नगर पंचायतें हैं। जो स्थापित शहर हैं वहाँ नगर पालिकाएँ हैं, और जो बड़े शहर हैं वहाँ क्या है, नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो इनके सदस्यों का चुनाव भी निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से। तो निर्वाचन प्रक्रिया का साधारण मीनिंग क्या हुआ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अब हम इस चीज को समझेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार का चुनाव करना, सरकार का चुनाव करना। देखो संसदीय शासन प्रणाली में जिस दल को बहुमत मिलता है निम्न सदन में, वो दल सरकार का निर्माण करता है। अगर बहुदलीय स्थिति रहती है, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता, तो गठबंधन की सरकारें बनती हैं, कुछ दल आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो कौन होते हैं, वो सरकार का निर्माण के लिए उन्हें चुना जाता है, जो कि जनता की इच्छा अनुसार शासन चलाते हैं। ये लोकतंत्र का प्रथम स्थान है। तो देखिए जो मतदान किया जाता है, मत के भी कुछ नियम हैं, कुछ आधार हैं। जो प्राचीन समय था तो उसमें संपत्ति के आधार पर जो है मतदान प्रदान किया जाता था। जिनके पास संपत्ति होती थी उसकी एक सीमा निश्चित की जाती थी, उन व्यक्तियों को ही मतदान करने का अधिकार मिलता था। लेकिन जो आज का युग है, वर्तमान युग है, तो लोकतंत्र में संपत्ति की बजाय वयस्क जो है मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि वे नागरिक, जैसे कि भारत में कम से कम आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष की आयु रखी गई है। तो जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो वह व्यक्ति भारत में वयस्क माना जाता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी ऐसा ही है, यूएस में भी ऐसे। तो उन व्यक्तियों को जो निश्चित की गई आयु होती है उसके आधार पर मत डालने का मत अधिकार प्रदान किया जाता है। और दूसरी बात कि ये जो मतदान दिया जाता है ये बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, राजनीतिक समानता मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को 2 मत दे दें, 3 दे दें, 4 वोट देने का अधिकार दे दें, ऐसा नहीं। सबको समान रूप से एक समान अधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, चाहे नर है चाहे वो नारी है, स्त्री है पुरुष है, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के सबको, न जाति का भेदभाव, न धर्म का, न किसी नस्ल का, न लिंग का, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो संपत्तिहीन है या संपत्ति वाला। तो वयस्क मताधिकार का साधारण अर्थ क्या हुआ, आयु के आधार पर एक मिनिमम जो आयु है वो निर्धारित की जाती है। जैसे कि भारत में 18 वर्ष, इससे पहले वो 21 वर्ष थे। आई थिंक इट वाज द 68th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से 21 वर्ष से कम कर आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। तो एक मिनिमम आयु का सिद्धांत वहाँ रहता और बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से वह अधिकार प्रदान किया जाता है। और जो आज के मतदान का आधार है वो मैंने बात की, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। तो सबको समान रूप से इस आधार पर वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो राजनीति में, लोकतंत्र में निरपक्षता बनाए रखने के लिए, मत की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सभी देशों में लगभग गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। देखो अगर कोई व्यक्ति अपने मतदान, किसको मतदान किया, अगर वो यह पता चलता है तो इट इज़ पॉसिबल कि जिसके विरोध में वह मतदान किया गया, तो वो अगर व्यक्ति जीत जाता है, जब नहीं भी जीतता तो वह अपने विरुद्ध मतदान करने वाले व्यक्तियों के साथ मतलब
कुछ बुरा कर सकता है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति के मन में डर रहेगा और वह मतदान नहीं करेगा। इसलिए गुप्त मतदान की जो है चुनाव प्रक्रिया में अपनाया जाता है और व्यक्ति गुप्त रूप से अपना मतदान करता है। किसी को ये नहीं पता होता कि उसने किसको वोट की, जब तक व्यक्ति खुद नहीं बताता। ठीक है, तो अक्सर जो गुप्त मतदान का स्थान है वो चुनाव प्रक्रिया में अपनाया जाता है। यह भी हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है ना। तो हमने तय कर लिया कि पता चल गया कि हमें निर्वाचन का कार्य क्या हुआ, सरकार का निर्माण करना, सरकार की स्थापना करनी। इसके लिए देखिए लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करने का मौका मिलता है। निर्वाचन के माध्यम से ही तो लोगों को जो है राजनीति में हिस्सेदारी बनती है। जैसे कि प्रोफेसर सिल्ले ने लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए क्या कहा कि लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जो दलीय व्यवस्था है वह चुनाव प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करती है। जैसे कल हमने दलीय व्यवस्था की थी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक दल की व्यवस्था हो, वहाँ सिर्फ चुनाव एक दिखावा मात्र रहता है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं रहता। दे हैव नो अदर ऑप्शन। उनके पास जो एक कैंडिडेट खड़ा है उस दल का, वही सरकारी दल होता है और उसी में से उनको अपना मतदान देना होता है। उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे कि हम चाइना की बात करें, वहाँ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों को उन्हीं को ही वोट देनी पड़ती है। लेकिन जब दो दलीय प्रणाली होती है तो वहाँ पर स्थितियाँ चुनाव प्रक्रिया की अलग से रहती हैं और यहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है वहाँ अलग से रहती है। तो चुनाव प्रक्रिया की कुछ जो हमने बातें की, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया में एक बात होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज, हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। तो चुनाव प्रक्रिया से पहले जो है जो निर्वाचन क्षेत्र है वो निर्धारित किए जाते हैं। कई जैसे कि आगे हम बात करेंगे जो निर्वाचन की अलग अलग विधियां हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि एक निश्चित चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवारों का चयन होता है ना। उस चुनाव क्षेत्र में से कितने उम्मीदवार चुने जाते हैं वो तय किया जाता है। तो आज संसदीय शासन प्रणाली या लोकतंत्र के युग में चुनाव क्षेत्र में से एक उम्मीदवार का अगर चयन करना होता है तो उसके लिए कैसी कैसी विधियां अपनाई गई हैं। तो अगर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का चयन किया जाना है तो उसके लिए किस प्रकार की चुनाव विधियां होंगी। तो अब हम जो डिफरेंट इलेक्शन प्रोसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम है साधारण बहुमत प्रणाली अथवा विजय स्तंभ पर पहले पहुंचने की प्रणाली। इसे हम इंग्लिश में हम बोल सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। साधारण बहुमत, देखिए ये साधारण बहुमत का अर्थ क्या हुआ, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल साधारण बहुमत के लिए हम बात करें कि किसी चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 100 है, ठीक है। तो उसमें वहाँ पर जो है 4 उम्मीदवार खड़े हैं सपोज कीजिए। तो पहले उम्मीदवार को मतदाता पड़े, मतदान हुआ 10 का, दूसरे को हुआ 20 का, ठीक है, फिर तीसरे को हुआ 40 का। जी कितने हो गए? 70 हो गए। और जो चौथा था उसको 30 वोटें पड़ी। पहले को उम्मीदवार को 10, दूसरे को 20, फिर 40 और 30। तो इसमें जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए उसको विजयी घोषित किया जाएगा। उसे विजय स्तंभ पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम उम्मीदवार माना जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा मत किस उम्मीदवार को प्राप्त हुए? जिसको 40 मत प्राप्त हुए वह विजयी घोषित किया जाएगा। देखिए टोटल 100 में से जिसको 40 प्राप्त हुए उसको विजयी घोषित कर दिया गया। लेकिन इसमें एक दोष है, देखिए आप क्लियर कट, उसके विपक्ष में कितने मत पड़े? 40 तो उसे मिल गए, उसे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है विजयी घोषित कर दिया गया, हमने उसको विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया। लेकिन उसके विपक्ष में कितने पड़े? 60 पड़े।
तो कुल जितने उसको मत प्राप्त हुए उससे ज्यादा उसके विपक्ष में, उसके विरोध में पड़े, फिर भी साधारण बहुमत वाली जो विधि है, विजय स्तंभ पर पहुंचने वाली यह विधि है, उसके अधीन 40 मत प्राप्त करने वाले को 100 में से 40 प्राप्त किए, जिसने 60 उसके विरोध में पड़े, तब भी उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया, क्योंकि उसको अन्य उम्मीदवारों से सबसे अधिक मत प्राप्त हुए थे। तो भारत में अगर हम बात करें कि जो लोकसभा के हम बात करते हैं तो 543 जो है निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें से प्रत्येक क्षेत्र में से एक उम्मीदवार को चुना जाता है। जैसे पंजाब में हम बात करें तो लोकसभा के टोटल 13 स्थान हैं, तो 13 निर्वाचन क्षेत्रों में पंजाब को विभाजित किया गया है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक उम्मीदवार को चुना जाता है। और किस उम्मीदवार को चुना जाता है? जिस उम्मीदवार को उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं। तो यह भारत की एक हमने एग्जाम्पल की। तो दूसरी बात करेंगे हम, जो दूसरी बात करेंगे द्वितीय मतदान प्रणाली, है ना। द्वितीय मतदान प्रणाली अभी जो हमने की वह थी साधारण बहुमत प्रणाली, जब विजय स्तंभ पर पहुंचने वाली, पहले पहुंचने वाली प्रणाली। तो अब हम बात करेंगे द्वितीय मतदान प्रणाली। तो इस तरह की जो मतदान प्रणाली होती है उसमें वह उम्मीदवार जीतता है जो कम से कम आधे मतों से अधिक आवश्यक मत जो है प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए कुल मत 100 हैं, ठीक है, कुल मत 100 हैं, तो कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता है। कहने का मतलब आधे कितने हैं? 50, 50 से ज्यादा कितने हुए? 51। तो जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, जिसको 51% कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है, कम से कम 51% प्रतिशत जो है मत प्राप्त होते हैं, वह उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है ना। तो इनमें से एक पत्ती यह है कि जब तक बार बार मतदान करवाया जाए तब तक बार बार मतदान कराया जाता है, जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता, है ना। एक तो यह विधि है, लेकिन यह विधि क्या है? एक बहुत एक्सपेंसिव विधि है और समय का भी जो है मतलब काफी नुकसान होता है, धन और समय दोनों का काफी नुकसान होता है। इस प्रणाली की दूसरी अधिक लोकप्रिय पद्धति फ्रांस के राष्ट्रपति तथा संसद के चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि इस विधि को बोलते हैं सेकंड बैलेट सिस्टम। द्वितीय मतदान प्रणाली में भी बार बार मतदान नहीं होता, बार बार मतदान नहीं होता, इसमें 2 बार ही चुनाव होता है। वो कैसे? यदि प्रथम मतदान में कोई उम्मीदवार 50% से एक मत अधिक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। प्राप्त कर ले तो विजय घोषित कर दिया जाता है। देखिए 51% मत मिल गए, 50% से ज्यादा मत मिल गए, स्पष्ट बहुमत मिल गया पहली बार में, तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यह फ्रांस में किया जाता है ऐसा राष्ट्र। लेकिन परंतु यदि यह कब होता है? जब कम से कम 2 उम्मीदवार होते हैं तो बहुत आसानी से प्रथम बार में ही 51% एक उम्मीदवार को मिल जाते हैं कम से कम। लेकिन अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार हों या अधिक उम्मीदवार हों और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो किसी अन्य दिन प्राय 1 सप्ताह बाद दोबारा मतदान करवाया जाता है। परंतु इस बार केवल उन 2 उम्मीदवार के नाम ही मतपत्र में होते हैं जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं। समझिए आप इस बात को। द्वितीय मतदान विधि में क्या होता है कि अनिवार्य शर्त क्या होती है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया जाए। अगर 2 उम्मीदवार हैं तो यह तय है कि उनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रथम राउंड में ही मिल जाता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं, अगर उन उम्मीदवारों में किसी भी उम्मीदवार को फर्स्ट राउंड में ही 51% वोट्स नहीं मिलते, कम से कम आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं होते, तो फिर एक बार फिर से मतदान करवाया जाता है लगभग 1 हफ्ते के बाद। परंतु उस मतदान में सिर्फ 2 उम्मीदवार ही भाग लेते हैं। वे उम्मीदवार कौन से उम्मीदवार होते हैं? जिन्हें
वे 2 उम्मीदवार वो उम्मीदवार होते हैं जिन्हें अन्य उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए होते हैं। अब दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को लोगों को चुनना है और जिस उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस के जो वर्तमान में गणतंत्र है उसकी राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का इसी द्वितीय प्रणाली से मतदान होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मतदान प्रणालियां थी। इसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं चुनाव की, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। जैसे कि एक है कोंडोसेंट मेथड। इसमें 18वीं शताब्दी में इसे अपनाया गया था, जिसमें 2-2 उम्मीदवारों की जोड़ियों में से एक के पक्ष में मतदान करना होता है। समझिए, 2-2 उम्मीदवारों की जोड़ियों में से किसी एक के पक्ष में मतदान करना होता है। उदाहरण के लिए यदि 3 उम्मीदवार हैं A, B, C, तो मतदाताओं से यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह आशा की जाती है कि वे A और B में से और A व C में से और V व C में से, ये 3 जोड़ियां बनगी, में से किसी एक को चुने और उस उम्मीदवार को विजय मिलेगी जो इन जोड़ियों में उन अन्य सबको पराजित कर दे। उदाहरण के लिए यदि मतदाताओं ने मतलब A को B से ज्यादा और B को C से ज्यादा अधिक मत दिए हैं तो A को विजयी माना जाएगा। देखिए, जोड़ी बन गई A और B की, फिर बन गई A और C की, फिर बन गई B और C की। 3 उम्मीदवारों की होने की स्थिति में ये 3 जोड़ियां बनती हैं, ये पॉसिबल है। और मतदाताओं को अपेक्षा की जाती है, मतदाताओं से एक्सपेक्ट किया जाता है वो किसी एक जोड़ी में से किसी एक को चुने। अगर मतदाताओं ने सब जोड़ियों में से A को चुना, A और B में से फिर A को चुना, फिर A और C में से A को चुना, तो अन्य जोड़ियों के मुकाबले अगर A को ज्यादा बार चुना गया है तो A को विजयी घोषित किया जाएगा। यह इस पद्धति को कोंडोसेंट पद्धति बोलते हैं, क्योंकि इसके जो जन्मदाता थे वो मार्किस डी कोंडोसेंट थे, इसलिए उनके नाम पर इस पद्धति को 18वीं शताब्दी में अपनाया गया। फिर है, चूंकि मैंने बताया कि जो बहुमत आधारित व्यवस्थाएं हैं उनके कुछ दोष हैं। पहला दोष तो है कि विभिन्न दलों द्वारा देश भर में प्राप्त मतों और संसद में प्राप्त सीटों के अनुपात में भारी अंतर होता है। देखो, 2 चीजें हैं निर्वाचन प्रक्रिया में, एक तो मतों को प्राप्त करना, कुल कितने % मत प्राप्त किए और कुल कितनी सीटें प्राप्त की। उदाहरण के लिए कि कोई पार्टी 40% जो मत हासिल करती है, लेकिन उसको जो मिलती सीटें कितनी है, 60%, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक अन्य और पार्टी है जिसको 37% मत मिलते हैं, लेकिन जो सीटें मिलती हैं कुल 20% मिलती हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जो वोटों की प्रतिशत थी वो लगभग उसमें 10% का फर्क था। उदाहरण के लिए 48 से 49% जो मत मिले हैं वो किसको मिले, टीएमसी को, और बीजेपी को, भाजपा को कितने मिले, 37%। तो उनमें 10 से 11% मतों का फर्क था। लेकिन बीजेपी को मात्र सीटें मिली 75, जबकि इसी 10% के फर्क में उनको कितनी सीट्स मिली, तृणमूल कांग्रेस को लगभग 215 सीट्स पर विजयी मिली। तो कहने का अर्थ है कि जो बहुमत आधारित प्रणालियां हैं उसमें कुल प्राप्त मतों और कुल प्राप्त सीटों में अंतर रहता है, उसमें क्या रहता है, तुलना समानता नहीं रहती, ठीक है। तो और दूसरी बात ये होता है कि कई बार अक्सर यही होता है कि जो एक उम्मीदवार को चुना जाता है, अगर साधारण बहुमत की प्रणाली है तो उसमें क्या रहता है कि उतने उस उम्मीदवार को चुन लिया जाता है जिसको अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा मत पड़े हों, लेकिन उसके उस जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में उतने मत नहीं पड़ते जितने उसके विरोध में पड़े होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में पढ़ाया। तो
ऐसी अवस्था में जो अल्पसंख्यक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वह भी विजयी हो जाता है। तो ये इसके कुछ दोष थे, है ना। तो फिर हम बात करेंगे एक और प्रणाली है, वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस प्रणाली का उद्देश्य साधारण बहुमत प्रणाली के उस दोष को दूर करना होता है जिसके कारण मतों की संख्या और सीटों की संख्या में तालमेल या अनुपात नहीं रहता। जैसे कि मैंने बात की कि 40% वोट प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति दल है उसको मिल जाते हैं 70% सीट्स, ठीक है। जबकि जो कई बार 35% जिसने वोटें हासिल की हैं तो उसको मिलती है 25% सीट्स। तो वोटों का अंतर उनमें काफ़ी कम रहा है, लेकिन सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा है। तो मतों की संख्या और सीटों की संख्या में तालमेल और अनुपात को स्थापित करने के लिए जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वह एक उत्तम उपाय है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतों की संख्या और प्राप्त सीटों की संख्या में अधिक वास्तविक अनुपात हो सकता है। तो यह विधि कहाँ कामयाब है? साधारण बहुमत के विपरीत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहीं लागू की जा सकती है जहां निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय हो। भाव एक सदस्य में से, एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य न चुनकर कई सदस्यों को चुना जाता है। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बेहतर काम करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो आगे प्रणालियां हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रथम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो इसको हम हेयर सिस्टम भी कहते हैं, टॉम्स हेयर भी प्रणाली भी कहते हैं, हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका सुझाव टॉम्स हेयर ने दिया था, ठीक है। इसमें पसंद या रुचि के अनुसार मतदान की प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस पत्ती में मतदाता मतपत्र पर बैलेट पेपर पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1, 2, 3 आदि लिखकर अपनी रुचि अभिव्यक्त करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसकी एक जो सिस्टम है, उसका जो चुनाव विधि है वह क्या है? एक सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, जिसे हम हिंदी में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बोलते हैं। इसमें जो बैलेट पेपर होता है उसमें उतने उम्मीदवारों का नाम लिखा होता है जितने उस क्षेत्र में से चुने जाने हैं। उदाहरण के लिए 4 उम्मीदवार चुने जाने हैं, तो उस पर मतपत्र पर चारों उम्मीदवार के नाम होते हैं, और जो मतदाता है होता है उसको प्रेफरेंस देने का, अपनी तरजीह बताने का अधिकार होता है। जैसे वो किसी उम्मीदवार राम को पहले नंबर पर पसंद करता तो उसे 1 लिखेगा, शाम को दूसरे नंबर पर पसंद करता है 2 करेगा, और किसी अन्य उम्मीदवार को कम पसंद करता है वो 3 लिखेगा, और जो सबसे कम पसंद वाला उम्मीदवार है उसको 4 लिखेगा। ऐसा उसको अपनी रुचि व्यक्त करने का अधिकार होता है। तो यह अनेक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू की जाती है, जहां एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को चुना जाता है। तो प्रत्येक मतदाता का एक ही वोट होता है, उसे एक ही वोट देने का अधिकार होता है, और वह संबंधित मतदाता की पसंद के उम्मीदवार को हस्तांतरित किया जाता है। इसके लिए उसको एकल संक्रमणीय जो मत पत्ती है उसे अपनाया जाता है। जो उम्मीदवार होता है उसे वोटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो निश्चित कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? उसका एक फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला है कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए मतों की संख्या स्थानों की कुल संख्या प्लस 1 से विभाजित कर उसमें उसके भजनफल में 1 जोड़ दिया जाता है। टोटल जो वोट डाले गए ओवर कुल स्थानों की संख्या कितनी प्लस 1, जो इसका डिवीजन किया जाएगा कुल वोटों की संख्या ओवर कुल सीटों की संख्या प्लस 1, जो इसका विभाजन फल होगा उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो निश्चित वोटों की जो संख्या है वो मिल जाती है, उस कोटे को प्राप्त करने की संख्या मिल जाती है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को उस कोटे की जो है संख्या के बराबर जो है वोटें प्राप्त करनी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ए उम्मीदवार को पहले नंबर पर 1 मिला,
फिर बी को 2, सी को 3, डी को 4। तो पहले राउंड में जिन जिन उम्मीदवारों को सबसे कम तरजीह दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है, उनको एक तरफ निकाल दिया जाएगा। जैसे डी को 4 नंबर मिला उस सभी मतों में, ठीक है, सबसे कम मत मिले तो डी को बाहर निकाल दिया जाएगा। और डी में जो है सेकंड नंबर पर जिसको तरजीह दी गई है, सपोज करो उसमें ए को सेकंड नंबर पर तरजीह दी गई है, तो पहले राउंड में जो डी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सबसे कम मत मिले। सपोज कीजिए 100 मत हैं उसमें से, तो डी को फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कितने मिले, 10 मिले, तो उसको बाहर निकाल दिया गया। तो अब मुकाबले में कितने रह गए, ए, बी, सी, ठीक है। तो जो डी में डी की जो पर्चियां हैं, जो मतपत्र हैं, उसमें सेकंड तरजीह पर देखिए, पहली पर तो डी दिया, उसे 10 लोगों ने प्रेफरेंस दी, ठीक है, सबसे कम मिले थे, उसे बाहर निकाल देगा। लेकिन सेकंड नंबर पर किसको तरजीह दी गई है, उसमें फॉर एग्जांपल 5 मतों में ए को सेकंड नंबर पर तरजीह दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है, तो वो 5 मत किसको चले जाएंगे, सेकंड राउंड में ए को चले जाएंगे। और जो अन्य 5 हैं उसमें सेकंड नंबर पर बी और सी को मिली है, 3 में बी को मिली है, सी को 2 में मिली है, तो 3 मत किसको चले जाएंगे, बी को खाते में ऐड हो जाएंगे, 2 किसको ऐड हो जाएंगे, सी में। और जो है, और फिर इस राउंड में जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और उसका आगे दूसरी तरजीह के अनुसार जिसको वोटें मिली हुई हैं उसको हम शिफ्ट कर देंगे। और यह शिफ्टिंग तब तक चलती रहेगी, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल तब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक उम्मीदवार निश्चित वोटों का कोटा प्राप्त ना कर ले, जो हमने निर्धारित किया था। कुल वोटों की संख्या ओवर, है ना, कुल स्थान प्लस 1, इसको डिवाइड किया और फिर जो भागफल आया उसमें 1 हमने जोड़ दिया, वो निश्चित वोटों की संख्या प्राप्त करने का, कोटा प्राप्त करने का फार्मूला था, ठीक है। तो इस पद्धति का जो प्रयोग है वो भारत में राज्यसभा के चुनावों में किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसमें से भारत में 238 सदस्य हैं ऐसे हैं जिनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सिंगल जो है ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, एमएलए हैं, वो चुनाव में भाग लेते हैं और प्रत्येक राज्य में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर वोटों का जो है निर्धारण होता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सीनेट, जो वहाँ का दूसरा सदस्य है, सदन है, राज्य भारत के राज्य विधान परिषद हैं, कई राज्यों में 2 सदनीय विधान मंडल हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें, है ना, तो कर्नाटका की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ पर जो द्वितीय सदन है उसे हम विधान परिषद बोलते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रणाली से किया जाता है। आयरलैंड में भी जो संसदीय चुनाव है इसी प्रणाली से होते हैं। तो दूसरी प्रणाली है, यहाँ पर हम बात करेंगे सूची प्रणाली। सूची प्रणाली जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य प्रणाली है, प्रमुख प्रणाली है। इसका प्रयोग भी बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता है। जितने सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्येक पार्टी उतने उम्मीदवारों की सूचियां मतदाता के समक्ष पेश करती है। फॉर एग्जांपल, हम एक निर्वाचन क्षेत्र में से 7 जो है अपने उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, तो जितनी भी पार्टियां वहां इलेक्शन लड़ रही हैं वो 7 लोगों की एक मतदाता की 7 उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत करेगी मतदाताओं के समक्ष। और यदि किसी क्षेत्र में यहाँ भी वही एग्जांपल दिया आपकी बुक में, तो प्रत्येक दल अपने 7 उम्मीदवारों की सूची वरीयता के आधार पर तैयार करता है। देखिए, ये प्रेफरेंस के आधार पर तैयार की जाती है। जैसे कि एक पार्टी जो है राम को ज्यादा पसंद करती है तो उसको पहले नंबर पर राम लिखेगी, दूसरे पर करण को पसंद करते हैं करण, तीसरे नंबर पर परम को पसंद करते हैं तो परम, चौथे नंबर पर शनि को पसंद करते हैं तो शनि। तो वरीयता के आधार पर जो यह वरीयता कौन निर्धारित करता है, पॉलिटिकल पार्टी जो निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ रही है, वो वरीयता के आधार पर वह सूची तैयार करती है, मतदाताओं के समक्ष पेश करती है। और
वह पार्टी अपनी सूची में उसका नाम सबसे ऊपर रखती है जिससे वह प्रथम स्थान पर चुनवाना चाहते हैं। मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में मतदान करते हैं, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं। जैसे ए पार्टी है तो, और बी पार्टी और सी पार्टी है, तो मतदाता की ये सूचियां हैं, तो मतदाता जिस सूची को पसंद करता है उस सूची को वो अपना वोट दे देता है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति की भांति सूची प्रणाली में भी प्रत्येक क्षेत्र के मतों का एक कोटा निर्धारित किया जाता है। किसी पार्टी की सूची के पक्ष में यदि प्राप्त मतों की संख्या कोटे से 3 गुना है, उदाहरण के लिए 3 गुना, कोटा हमने रखा 1, ठीक है, 10 वोटों का कोटा रखा सपोज कीजिए उदाहरण के लिए, और उस सूची को 3 गुना मत प्राप्त हो गए, 30 प्राप्त हो गए, 30 कुल वोटें प्राप्त होगी, तो उस सूची के ऊपर के 3 उम्मीदवार निर्वाचित माने जाएंगे, विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। कोटे के आधे से अधिक मतों को एक कोटा गिना जाता है तथा आधे से कम को छोड़ दिया जाता है। यह इस पद्धति का नियम है। स्विट्जरलैंड में संसदीय चुनावों के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। एक है स्लेट प्रणाली। स्लेट प्रणाली यह भी एक सूची प्रणाली होती है, इसे हम समझेंगे इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। देखिए स्लेट प्रणाली में हमने ऊपर तो क्या किया था, एक कोटा था, और अगर कोटे से जितने % ज्यादा वोटें किसी सूची को मिलती है उतने ही क्या होते हैं, उतने प्रतिशत उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं। जैसे कोटे से 3 गुना उदाहरण के लिए प्राप्त हुए थे तो पहले 3 उम्मीदवार उस सूची में से निर्वाचित हो गए। लेकिन जो स्लेट सिस्टम है उसमें मतदाता पूरी सूची के पक्ष में अपना वोट देता है उस राजनीतिक दल के लिए, और उस सूची में जितने उम्मीदवार होते हैं वो पूरे के पूरे निर्वाचित घोषित होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। अभी जो है राष्ट्रपति वहां चुने गए हैं जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो अमेरिका में स्लेट सिस्टम के माध्यम से जो इलेक्टोरल कॉलेज है, चुनाव मंडल है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वह स्लेट प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने उदाहरण के लिए वहां के एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उदाहरण के लिए हम बात करें तो कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है 50 मेंबरों को चुना जाना है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के भी 50 लोगों को चुना जाना है। तो दोनों पार्टियों ने सूची जारी की कि जी ये इलेक्टोरल कॉलेज के हमारे मेंबर हैं 50, और डेमोक्रेटिक ने भी इशू की। तो जिस सूची को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे उस सूची के उस पार्टी के सारे उम्मीदवार चुने जाएंगे। उदाहरण के लिए जो है 51% वोट्स जो बहुमत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को कैलिफोर्निया में प्राप्त हुआ। तो 50 के 50 मेंबर जो हैं कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी के ही चुने जाएंगे, जबकि जो दूसरी सूची है वो रद्द हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो चुनाव है अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वास्तव में ये सूची में जो अंकित लोग होते हैं उनका कोई इतना महत्व नहीं होता इलेक्टोरल कॉलेज का। उनका काम सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव तक सीमित होता है और वो पार्टी से बंधे होते हैं उन शासन से। तो लोगों के सामने कौन होता है, उस पार्टी का उम्मीदवार होता है, उस पार्टी का उम्मीदवार होता है। जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी के जो पिछले चुनाव थे उसमें उम्मीदवार कौन थे हमारे, और उसी प्रकार से जो बाइडेन थे वो इसके अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तो उम्मीदवार को ध्यान में रखकर इलेक्टोरल कॉलेज की जो पूरी की पूरी सूची है जिसको ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त होते हैं उस दल की वो पूरी की पूरी सूची निर्वाचित मानी जाती है, और इलेक्टोरल कॉलेज का काम राष्ट्रपति का चुनाव करने के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो आज हमने जो कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियां थी, एक तो साधारण बहुमत की प्रणाली, उसमें हमने 2 प्रणालियों की बात की, जिसमें हमने बात की साधारण बहुमत की प्रणाली जिसे हम बोलते हैं विजय स्तंभ पर पहुंचने वाली प्रणाली। दूसरी बात की हमने द्वितीय मतदान प्रणाली की, जिसका प्रयोग हम जो है फ्रांस में करते हैं, जिसमें कुल मतों के बहुमत से उम्मीदवार को विजयी बनना पड़ता है। अगर वो नहीं प्राप्त करता तो उसका
जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार हैं उनके मध्य फिर से मुकाबला होता है, बार बार चुनाव कराया जाता है। उसी प्रकार से हमने एक बात की थी कॉन्डोसेंट पत्ती की, जिसमें हमने जोड़ियों में से किसी एक एक को चुनना होता है, जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं वो जीतता है। तो बहुमत आधारित व्यवस्थाओं के दोष के कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया, ताकि मतों की संख्या और सीटों की संख्या में जो तालमेल और अनुपात बना रह सके। लेकिन ये बहुक्षेत्रीय जो सदस्य हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दो प्रणालियां थी, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, माफी चाहूंगा, और दूसरी थी सूची प्रणाली और तीसरी थी स्लेट प्रणाली। सूची प्रणाली और स्लेट प्रणाली में भी आपको अंतर स्पष्ट हो गया कि उसमें जो सूची प्रणाली है उसमें एक सूची होती है उम्मीदवारों की, तो प्रत्येक दल एक सूची प्रकाशित करता है, मतदाता के सामने पेश करता है, और उम्मीदवार जो मतदाता है उसको उस सूची के पक्ष में, एक सूची के पक्ष में अपना मतदान देना होता है। और एक कोटा निर्धारित होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरह ही, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। कोटा निर्धारित करने का फॉर्मूला, उसके अनुसार उस कोटे के अनुसार जितनी मत किसी एक सूची को मिलते हैं उतने उम्मीदवार उसको चुने हुए माने जाते हैं। लेकिन जो स्लेट प्रणाली है उसमें मतदाता एक सूची के पक्ष में अपनी वोट देता है, और जिस दल की सूची को ज्यादा सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं तो वह उस सूची में शामिल सभी उम्मीदवार, ठीक है, विजयी घोषित माने जाते हैं, जैसा कि अमेरिका के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव के समय किया जाता है। तो अब हमने बात करेंगे कि जो पार्टीज हैं, जो देखो मैंने बात की कि एकल जहां एक दलीय प्रणाली है वहां पर लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा मात्र रहता है, चुनाव प्रक्रिया वहां एक दिखावा मात्र रहती है, क्योंकि लोगों के सामने विपक्ष नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन यहाँ दो पार्टी सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका में है, मैंने बात की, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। जहाँ यूके में है वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार पार्टी जिसे हम बोलते हैं, अनुदारवादी पार्टी, रूढ़िवादी पार्टी और लेबर पार्टी, दो पार्टी सिस्टम है। तो वहां पर काफी अच्छे ढंग से चुनाव हो जाता है, और जो अपनी बहुमत आधारित प्रणालियां हैं वो सफल रहती है। लेकिन जहां बहुदलीय प्रणाली होती है जैसे कि भारत में, तो वहां कई बार दिक्कत आती है कि जैसे कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो गठबंधन की सरकारें बनती हैं जो स्थिर नहीं रहती कई बार, है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मतों की संख्या ज़्यादा होती है किसी पार्टी की, लेकिन उसे स्थान कम प्राप्त होते हैं। स्थानों की कंपैरेटिवली जो है कई बार क्या होता है कि मतों की संख्या कम रहती है लेकिन स्थान काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं दूसरे की अपेक्षा में। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जो निर्वाचन प्रणाली है, किस प्रकार की ये दलीय व्यवस्था में अपनाई गई है, उस पर ये निर्भर करता है। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र का युग में निर्वाचन प्रणाली का बहुत महत्व है, लेकिन निर्वाचन प्रणाली वही सफल है जहां निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हों और मतदाता बिना किसी भय के जो है अपने चुनाव में मतदान में भूमिका निभा सकता हो। सबसे बढ़िया जो मतदान का निर्वाचन का आधार है वह क्या है, वयस्क मताधिकार को अपनाया जाना है, जिसमें किसी बिना भेदभाव के सबको समानता का आधार पर, राजनीतिक समानता के आधार पर मत का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आज हमने जो मतदान निर्वाचन प्रणालियां हैं, जो विभिन्न निर्वाचन प्रणालियां हैं, उनको हमने समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो जो इग्नो की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वह काफ़ी उच्च कोटि की हैं, तो आप कृपया उनमें उनको बड़े ध्यान से गहन अध्ययन कीजिए। काफ़ी अच्छे ढंग से उनकी प्रेजेंटेशन होती है, इसमें शब्दावली से लेकर बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है कि काफ़ी एलैबोरेटिव होती हैं, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल जो है उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा तैयार किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये काफ़ी लाभदायक रहता है, इसलिए थोड़े डिटेल्ड स्टडी होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। तो सभी मेरे विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इसकी थोड़ा
अध्ययन करें। लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट रहता तो प्लीज़ लेट अस नो। आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। हालांकि मुझे मेल पर कई लोगों के सुझाव आते हैं, तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन नंबर भी साथ में लिख दीजिए कीजिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लगेगा कि आपका जो उत्तर है रिटन की बजाय मैं आपसे कॉलिंग कर बात कर लूँ, कि आपसे वीडियो कॉलिंग कर लूँ, या फिर मैं आपसे फ़ोन के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ, तो यह मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो आप मुझे जो nirmancampus.sonam@gmail.com की जो हमारी ईमेल है, आप वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या लिखकर हमें भेज सकते हैं, और साथ में अपना इनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखिए, अपना नाम ज़रूर लिखिए, और अपना कोर्स कोड भी ज़रूर लिखिए। जिस कोर्स कोड से संबंधित आपकी समस्या है, कौन सा टॉपिक है, उसको आप लिखिए और अपना फ़ोन नंबर साथ में लिख दीजिए, तो हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। यह हमारा आपसे आश्वासन है। आपकी पढ़ाई के विषय में हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है कोविड-19। सो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखिए, और अपने हाथों को बार बार अपने मुंह से टच मत कीजिए। अपनी आंखों से, कान में, नाक, मुंह से टच मत कीजिए। टच करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, हैंड वॉश से धो लीजिए अच्छे से। जो विधि बताई गई है कि पूरी उंगलियों के बीच में से ऐसे घुमाकर पूरा जो है हाथ को वॉश कर लीजिए। बाहर जाते समय अगर आपसे किसी का संपर्क होता है तो कम से कम 2 गज की दूरी को बनाए रखिए, और अनावश्यक बाहर मत निकलिए। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं, और कल फिर हम जो है सेशन के दौरान आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।